Hello everyone, this is Amit Pandey. Welcome to our platform Humanities वाला. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो भाई आज की इस क्लास की अगर हम बात करें तो सर आज आप क्या करवाने वाले हो. तो भाई हमारी जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज है इसका हम अगला चैप्टर करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड. यानी कि हमारा जो पार्ट 1 है द फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका ये लास्ट चैप्टर है और इसमें हम वन शॉट करने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें बेसिकली हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार करते हैं, इसके बारे में. और थोड़ा सा हम पूरे वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव समझेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर. ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात होने वाली है, यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होने वाली है, कैसे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे इवॉल्व हुई, ये सब के बारे में बात करेंगे, कमियां क्या क्या है इसकी. और एक तरीके से हम इंडिया के ट्रेड के बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे, है ना. तो पार्ट 2 में भी एक तरीके से सेम चैप्टर है, बट वो हम हमारे इंडिया के बारे में, हमारे इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ठीक है ना. यहाँ पे हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. क्लियर हुआ. चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है भाई कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, तो भाई जिन बच्चों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो सबसे पहले तो पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड कर लो. लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करोगे सीधा आप हमारे पेज पर लैंड करोगे, हमारे ऐप पर लैंड करोगे, वहां से आप इनको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना. चले इंटरनेट, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत नया है. अगर आप बहुत पहले की हम बात करेंगे, एंशिएंट टाइम की बात करेंगे, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे, मिस्र सिविलाइजेशन की बात करेंगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, तो आपको भी वहां पर काफी सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि इन सिविलाइजेशंस के बीच में भी एक तरीके से, है ना, कनेक्शंस थे, ट्रेड रिलेशंस थे. तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अभी का नहीं है, बहुत पुराना ट्रेड है हमारा, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं. और इसी के बारे में जो भी हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सबसे पहले हम हिस्ट्री पे बात करेंगे कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री क्या है ना. सिल्क रूट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड टाइम के साथ इवॉल्व किया है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, वो सारे चेंजेस के बारे में हम जो है बात करेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से. और इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि पहले चीजें किस तरीके से काम किया करती थी. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ट्रेड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. नेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है. अच्छा, नेशनल ट्रेड में क्या करते हैं हम विद इन अ बाउंड्री, विद इन अ कंट्री, एक तरीके से आप बोल सकते हो ट्रेड करते हैं, है ना. जैसे आप देखोगे नेशनल ट्रेड में विद इन अ स्टेट्स जो ट्रेड होता है वो हो जाता है भाई, है ना. यानी कि हम अपने कंट्री के अंदर ही रहकर जो एक तरीके से ट्रेड से डील कर रहे होते हैं, हम एक तरीके से बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, हम इंटरनेशनल बाउंड्री पे नहीं आते. जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री आती है तो वहां से हम उस चीज को नाम दे देते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, जहां पर आप देखोगे मिनिमम 2 प्लेयर्स तो होने चाहिए, फिर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट बोल देते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड की हिस्ट्री बताई जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ, है ना. इनिशियली चीजें कैसे काम करती थी, ट्रांजेक्शन कैसे हुआ करते थे. तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में, प्रिमिटिव सोसाइटी के बारे में बात करूं तो यहां पर चीजें थोड़ा सा अलग टाइप से काम किया करती थी. ठीक है सर, कैसे काम किया करती थी उस टाइम पर. यहां पे बोला गया है कि एक तरीके से बार्टर सिस्टम चला करता था. अब बार्टर सिस्टम को तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, है ना. क्लास 10th में चैप्टर पढ़ा था आपने मनी एंड क्रेडिट, और मनी एंड क्रेडिट में बार्टर सिस्टम के बारे में बताया गया था भाई. और बार्टर सिस्टम की हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, यहां पे कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो यहां पर वही बोला गया कि हम डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके बदले ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, एक तरीके से क्या किस तरीके का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है. तो यहां पर ट्रांजेक्शन भी गुड्स में किया जा रहा है. और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती थी कि भाई, एक प्रॉब्लम आपने जो सुनी होगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुओं का दोहरा संयोग. अच्छा, इसमें प्रॉब्लम यह थी कि मान के चलिए मुझे कोई चीज चाहिए, लाइक मेरे पास वीट है और मुझे राइस चाहिए, तो मुझे किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट की जरूरत हो, एट द सेम टाइम उसके पास राइस भी होने चाहिए. तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी प्रॉब्लम जो है, इसको सॉल्व किसने कर दिया, तो इसको सॉल्व कर दिया हमारे मनी ने. यहाँ पे एग्जांपल भी दिया जा रहा है, प्लम्बर का एग्जांपल दिया जा रहा है ना. तो एक कोई पॉटर है जो बर्तन वगैरह बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, उसको एक तरीके से प्लम्बर की जरूरत है. तो यहां पर जब वो प्लम्बर को ढूंढेगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप देखोगे प्लम्बर उसको अपनी सर्विसेज देगा, बट उसके बदले उसको क्या देना पड़ेगा, इन एक्सचेंज ऑफ पॉट्स. तो पॉट्स यहां पर दिए जाएंगे, बहुत सारे जो पॉट्स होंगे, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होंगे, वो प्लम्बर को दिए जाएंगे, उसके बदले प्लम्बर जो है उसको सर्विस देगा. समझ रहे हो ना. तो एक तरीके का क्या है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ बार्टर सिस्टम. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ट्रेड अभी का आपको दिखाई देता है. अभी तो खैर बीच में जो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो किया है टेक्नोलॉजी ने. टेक्नोलॉजी से चीजें बहुत ज्यादा फास्ट हो गई हैं. लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूं तो पहला की, जैसे कि मैंने पहला भी बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत पहले से होता आ रहा है. जैसे आप थोड़ा सा हड़प्पन टाइम पीरियड की तरफ जाओगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारे, है ना, एविडेंसेस देखने को मिलते हैं. पहले जो भी अलग अलग सिविलाइजेशन चल रही थी, मेसोपोटामियन, मिस्र, है ना, ये सब जो सिविलाइजेशन थी, तो यहां पर आपको ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं कि इन सिविलाइजेशन का आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन था, ट्रेड कनेक्शन था. और उस टाइम पर भी आप देखोगे ट्रेड किया जाता था.
तो यहां पर बात की जा रही है एंशिएंट टाइम की, और एंशिएंट टाइम पे यहां पर बहुत टाइम पहले की तो बात नहीं की जा रही, बट यहां पर बात की जा रही है एक तरीके से आप बोल सकते हो सिल्क रूट के बारे में। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि जो ट्रेड था वो लोकली ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब लोकल में आप विद इन अ टेरिटरी, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा एक्सेस नहीं था। मैंने बोला ना टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तुम ज्यादा दूर तक जा ही नहीं सकते थे, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, तो बहुत लिमिटेड एरिया तक जो आप बोल सकते हो लोकल में ही जो लोग थे वो ट्रेड करते रहते थे। फिर यहां पर क्या हुआ, एक डेवलपमेंट देखने को मिला, सिल्क रूट। अब सिल्क रूट की हम बात करें तो अराउंड ये 300 बीसी की बात की जा रही है, और जब मतलब लाइक है ना ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की बात की जा रही है ना, तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहां पर आपको सिल्क रूट दिखाई देता है जो पूरे चाइना को, क्योंकि चाइना की हम बात करें, चाइना के नीचे इंडिया था, इंडिया की हम बात करें, दोनों मिलकर पूरे वर्ल्ड की 40% जीडीपी कंट्रीब्यूट करते थे उस टाइम पर। तो इंडिया का ट्रेड हुआ करता था चाइना का, मेनली चाइना से आता था ये सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क बहुत ज्यादा फेमस था चाइना में। तो चाइना ने बहुत टाइम तक सिल्क कैसे बनाई जाती है, सिल्क बनाने की टेक्निक को जो है छुपा के रखा, तो आप देखोगे सिल्क की बहुत डिमांड थी पूरी दुनिया में, और चाइना की मोनोपोली थी। तो इस रूट से एक तरीके से ट्रेड तो बहुत सारी चीजों का हुआ करता था, बट क्योंकि सिल्क का ज्यादा होता था तो उसका नाम सिल्क रूट रख दिया, तो चाइना को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता था, पूरा जो रोमन एम्पायर है इससे जोड़ा करता था। और यहां पर इसी चीज की बात की जा रही है, करीबन करीबन आप देखोगे 6000 किलोमीटर का ये रूट देखने को आपको मिलता है, जो रोम उस टाइम पर रोमन एम्पायर जो था काफी टाइम तक चला, उसको चाइना से, इंडिया से, है ना, अफ्रीका से जोड़ रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आप देखोगे चाइनीज सिल्क आते थे, चाइनीज सिल्क। अब रोमन की हम बात करें तो रोमन एम्पायर जो आपको दिखाई देता है वो पूरे यूरोप में फैला होता है, पूरे यूरोप की हम बात करें, पूरा यूरोप, कुछ पार्ट जो है अफ्रीका का भी था, ये सब पूरा रोमन एम्पायर जो है वो फैला हुआ था। और आप देखोगे रोमन एम्पायर में आप देखोगे पूरे यूरोप की हम बात करें, क्योंकि वो हाई लैटिट्यूड पे आता है, तो यहां पर वूल बहुत फेमस है ना। फिर ये लोग मेटल्स वगैरह भी देते थे, है ना, इनके पास गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था, तो कुछ इस तरीके से ट्रांजेक्शन होते थे। जैसे हमारे यहां पर आए तो स्पाइसेस बहुत ज्यादा फेमस थे, हमारे यहां से सारे इंडोनेशिया और इंडिया से स्पाइसेस जाया करते थे, कहां पर, रोमन एम्पायर में, पूरे यूरोप में। अगर हम मसाले ना बेचते तो शायद वो है ना ऐसे ही, है ना, बिना मसालों वाला खाना खा रहे होते, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। क्लियर हुआ ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें। और ये रूट बाद में आप देखोगे हमने सी में भी कन्वर्ट कर लिया, पहले स्टार्टिंग में लैंड के थ्रू होता था, और फिर उसके बाद हमने सी और ओशन, जब धीरे धीरे हमने नावल हर को ज्यादा डेवलप कर लिया, सी रूट्स को डेवलप कर लिया, है ना, जो हमारे जो बड़े बड़े शिप्स बना लिया हमने, तो उस के थ्रू आप देखोगे हमने अपना जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है इंप्रूव कर लिया, उसी के साथ हम ओशन और सी से भी ट्रेड करने लगे। अच्छा, यहां पर ना बहुत सारे फैक्ट्स दे रखे हैं आपके बुक में। अच्छा, आज एक आपको ना एक नई चीज बताता हूं, सैलरी वाला जो कॉन्सेप्ट है कहां से आया। सैलरी बेसिकली एक जो शब्द है ना, वो एक लैटिन शब्द से मिलकर बनाया, इसको हम बोलते हैं सैलरियम। सैलरियम क्या होता था? सैलरियम का मतलब होता था एक तरीके से एक पेमेंट दिया जाता था एंशिएंट टाइम पे, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं रोमन एम्पायर में, जो पेमेंट या फिर जो अलाउंसेस दिए जाते थे ना, वो सॉल्ट के फॉर्म में दिए जाते थे, है ना। सैलरियम एक तरीके से सॉल्ट था। अब सॉल्ट की हम बात करें तो उस टाइम पर आप देखोगे, आज के टाइम पर जैसे हम पानी से सॉल्ट, जो हमारा जो है ना, जो खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर जो होता है, उससे हम सॉल्ट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन पहले ये टेक्निक किसी को पता नहीं थी। पहले क्या होता था, पहले जो सॉल्ट था वो एक तरीके से आप बोल सकते हो काफी वैल्यूएबल प्रीशियस थिंग्स में आया करता था। तो आप देखोगे यहां पर बोला जा रहा है कि भैया अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, आज जैसे हम सी वाटर से ये सॉल्ट बनाते हैं, वो अननोन तरीका था, उस टाइम पे कोई जानता नहीं था, और आप देखोगे कि सिर्फ हम रॉक से ही सॉल्ट को निकालते थे। तो इस टाइम पर आप देखोगे ना, ये जो सॉल्ट था बहुत ज्यादा रेयर हुआ करता था, और यहां पर इतना रेयर था ये कि बहुत सारे जो रोमन एम्पायर में सोल्जर्स वगैरह हुआ करते थे ना, उनको अलाउंसेस या फिर सैलरी, है ना, सॉल्ट के फॉर्म में दी जाती थी, जिसको सैलरियम बोलते थे, और बाद में इसी से नाम पड़ गया सैलरी, है ना, जो आपको पेमेंट मिली जाती है। तो एक तरीके से उस टाइम पर क्या था, ये एक तरीके से मोड ऑफ पेमेंट हुआ करता था हमारा सॉल्ट। तो आई होप आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, क्या था हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहां पे बात की जा रही है कि भाई देखो धीरे धीरे क्या हुआ। अब अगर मैं हिस्ट्री में पढ़ता हूं रोमन एम्पायर के बारे में, तो रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था। आप देखोगे 6th-7th सेंचुरी में जाते जाते आप देखोगे कि रोमन एम्पायर अलग अलग भागों में टूट गया था, कमजोर पड़ गया था। उस टाइम पर आप देखोगे ट्रेड जो था वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज्यादा। क्लियर हुआ ना? चलिए, फिर आप देखोगे 12th और 13th सेंचुरी आते आते, है ना, एक गोल्डन पीरियड आएगा, क्योंकि बीच के जो 400-500 साल थे वो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो डार्क टाइम था यूरोप का पूरा, है ना, क्योंकि रोमन एम्पायर टूट चुका था। और एक तरीके से आप देखोगे बहुत सारी जो एक तरीके से सुपरस्टिशियस चीजें जो थी रोमन में, उस टाइम पे बीमारियां बहुत ज्यादा फैली, आपने देखा होगा ब्लैक डेथ करके, है ना, प्लेग फैला था वहां पे। तो आधी यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो तो साफ हो गई थी। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पर हुआ क्या, 12th-13th सेंचुरी के बाद आप देखोगे कि यहां पर फिर एक नई डेवलपमेंट शुरू होती है। एक तरीके से आप देखोगे यहां पर फिर से जो यूरोपियंस होते हैं वो एक्सप्लोरेशन करना शुरू करते हैं, और जब वो एक्सप्लोरेशन करना शुरू करते हैं तो यहां पर नई नई डिस्कवरीज होती हैं, और इसको हम रेनेसा का पीरियड बोल देते हैं। आप देखो ना 15th सेंचुरी के बाद यूरोप में जो भी एक्सप्लोरेशंस हुई, जो भी डिस्कवरीज हुई, इसकी वजह से यूरोप बहुत आगे बढ़ा, है ना, टेक्नोलॉजी की मदद से। वेस्ट का पूरा हम बात करें तो वेस्ट आज के टाइम में वेस्ट इतना आगे क्यों है, तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा क्रूशियल था। अगर मैं 15th सेंचुरी की बात करूं, यहां पर भैया हमारे कोलंबस दादा निकल जाते हैं लेके अपना जहाज, है ना,
पहुंचना होता है, इंडिया पहुंच जाते हैं 1492 में अमेरिका, तो अमेरिका की डिस्कवरी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे कि जो पूरा मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है ना, कुछ यूरोप वाला पार्ट है, यहां पर उस टाइम पर ऑटोमन एम्पायर राइज कर रहा था। और जब ऑटोमन एम्पायर राइज करता है तो उस टाइम पर आप देखोगे पूरा ये जो हमारा रेड सी वाला पार्ट है, इस पर किसका रूल था, इस पर टर्क्स का रूल था। तो यहां पर यूरोपियंस को ट्रेड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। इससे क्या हुआ, इससे फिर दिक्कत हुई उन्हें, क्योंकि इंडिया और चाइना बहुत इंपॉर्टेंट थे यूरोप के लिए, है ना। कपड़े कहां से पहनते हैं लोग, मसाले कहां से आते हैं, सिल्क कहां से आता है। तो आप देखोगे कि फिर हमारे वास्को डी गामा 1498 में जहाज लेकर निकलते हैं और पहुंच जाते हैं भैया, है ना, केप ऑफ गुड होप से इंडिया पहुंच जाते हैं। तो एक इंडिया के नए रास्ते की खोज हो गई। तो यहां पर आप देखोगे बहुत सारी डिस्कवरीज होती है ना बहुत सारे, है ना, वॉरशिप्स का, और एक तरीके से नावल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जो जितने भी यूरोपियंस पावर जो होती है उनको पता चल चुका था समुद्र बहुत जरूरी है, तो समुद्र में अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो आप देखोगे वो अपनी एक तरीके से नेवल पावर को बढ़ाना चाहते थे। क्लियर हुआ ना, चलिए। और आप देखोगे कि यहां पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट तब हुई जब अमेरिका की डिस्कवरी होगी, अमेरिका की और इंडिया की, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चलिए। फिर आप देखोगे 15वीं सेंचुरी से फिर एक नया दौर शुरू होता है, इसको हमने बोला कॉलोनिज्म का दौर, है ना। यहां पर ये जब इन्होंने एक्सप्लोरेशन करनी शुरू कर दी, आए तो ये व्यापारियों के रूप में थे। ईस्ट इंडिया एक कंपनी आई और एक कंपनी ने हमारे देश पे 200 साल तक रूल किया। तो ये कंपनी के फॉर्म में गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग जगहों पे गई, अलग अलग देशों में गई। इनिशियली ये लोग ट्रेड करने गए थे, और क्योंकि बहुत स्मार्ट हो चुके थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके आप देखोगे इंडिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं था, आपको लगता होगा इंडिया को ही गुलाम बनाया था, नहीं, बहुत सारे जो देश थे उनको गुलाम बनाया था। और यहां पर 15वीं सेंचुरी के बाद में एक पूरा, मैं तो देशों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। अरे अफ्रीका, अमेरिका, इन सबको अपना एक तरीके से, है ना, गुलाम बना लिया था, सबको अपनी कॉलोनी बना ली थी। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, न्यूजीलैंड की मैं बात करूं, यहां पे तुम्हें कभी लगता है कि यहां पे यूरोपियंस आए कैसे? आज आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियंस दिखते हैं, पूरे यूएस में यूरोपियंस दिखते हैं, कैसे आए आखिरकार, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई थी। और यहां पर जब कॉलोनिज्म का दौर शुरू हुआ तो आप देखोगे कि यहां पर फिर क्या था, फिर हमें जो जिनको गुलाम बनाया गया था उनसे ये लोग क्या करते थे, उनसे एक कच्चा माल लेके आते थे। अभी मैं आगे और बात करें, थोड़ा सा ना मैं चीजों को डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से ये जो इंटरनेशनल ट्रेड जैसा आज आपको दिखाई देता है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, डॉट्स को कनेक्ट करना है। ये सारी चीजें हुई, है ना। फिर यहां पे एक नया दौर शुरू हुआ, इसको बोला जा रहा है स्लेव ट्रेड। एक नया फॉर्म ऑफ ट्रेड जो इमर्ज होता है यहां पर, जिसको स्लेव ट्रेड बोला गया। आप स्लेव ट्रेड का शुरुआत ऐसी बोली जाती है अफ्रीका से की गई थी। अफ्रीका में लोग बहुत ज्यादा, है ना, एक आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा रिच थे, प्रॉस्परस लोग थे, वहां पे काम नहीं करते थे वो किसी के अंडर में। अब इनको काम करवा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कॉलोनीज को डिस्कवर कर लिया था, जो हमारा टॉपिकल एरिया पूरा, यहां पे फिजी, मॉरिशस हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है ना, कैरिबियन आइलैंड्स हो गए। अब यहां पर काम कौन करेगा, कौन काम करने के लिए लेबर चाहिए। आप यूरोपियंस अपने आप को सुपीरियर समझते थे, और ये फिर यहीं से शुरू होता है एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दौर। ब्लैक्स के साथ में डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उनको बेचा जाएगा स्लेव की तरह, लोगों को बेचा जाएगा। आपने सुना होगा, क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था अपने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से पूरा ये स्लेव ट्रेड चला करता था। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के आप देखोगे यूरोप से बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे वो आया करते थे, कहां पर, अफ्रीका में इनकी बोली लगाई जाती थी। एक एजेंट हुआ करता था, इनके थ्रू आप देखोगे बल्क में ये लोग ट्रेड स्लेव्स को खरीदा करते थे, और इनको जो है कैरिबियन आइलैंड ले जाया जाता है। कैरिबियन आइलैंड और जो अलग अलग इनकी कॉलोनी है, जहां पर इनके बड़े बड़े कॉफी के, है ना, रबर के, टी के बड़े बड़े प्लांटेशन हुआ करते थे, वहां पर इनसे क्या करवाई जाती थी, इनसे जो है यहां पर मजदूरी करवाई जाती थी। इसको स्लेव ट्रेड बोला गया। ये शुरू हुआ, और इसमें सारे जितने भी यूरोपियंस पावर थे, लाइक मैं इफ आई टॉक अबाउट पोर्तुगीज, डच, है ना, स्पेनियर्ड्स की बात करूं, स्पेनिश लोगों की बात की जा रही है, ब्रिटिशर्स की हम बात करें, फ्रेंच की हम बात करें, सब जो है इसमें इन्वॉल्व थे। क्लियर हुआ, चलिए। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी आपको कि किस तरीके से आप देखोगे ना, कि जैसे आज अमेरिका में आप बहुत सारे अफ्रीकन अमेरिकन देखते हैं, अफ्रो अमेरिकन बोलते हैं इनको। तो ये कहां से आई थी, इनके एंसेस्टर्स जो थे वो कहीं ना कहीं इनको एज अ स्लेव की तरह लाए होंगे 15th-16th सेंचुरी में, और फिर यहीं पर आके ये लोग बस गए। तो आप देखोगे अमेरिका में आपको बहुत सारे अफ्रो अमेरिकन भी मिल जाते हैं देखने को। क्लियर हुआ ना, चलिए। सिंपल सी बात है, लेबर चाहिए थी इनको, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए थी, लेबर के चलते इन्होंने ट्रेड शुरू किया। फिर आप देखोगे ये 200-250 सालों तक चला, और काफी एक बढ़िया बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था, लिक्विडेटिव बिजनेस था काफी है, और इसने काफी सारा फायदा भी पहुंचाया यूरोपियंस को। और उसके बाद आप देखोगे 200-250 साल बाद आप देखोगे इसको एबोलिश कर दिया जाता है धीरे धीरे करके। जितनी भी जो यूरोपियंस पावर होती है इसको एबोलिश करते हैं। जैसे डेनमार्क की मैं बात करूं, 1792 में एबोलिश कर दिया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं बात करूं ग्रेट ब्रिटेन की, 1807 में इन्होंने एबोलिश कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ने 1808 में इसको एबोलिश कर दिया। तो आप देखोगे धीरे धीरे करके, आप देखोगे जब इनको रियलाइज हुआ कि एक तरीके से, है ना, बहुत गलत चीज है, इनह्यूमन चीज है, इनह्यूमैनिटी है ये, तो आप देखोगे कि इसको जो है एक तरीके से बैन कर दिया गया, इसको एबोलिश कर दिया गया। ठीक है सर, फिर क्या हुआ, फिर एक नया और दौर शुरू होता है। देखो यहाँ पर एक नए नए दौर शुरू हो रहे हैं, फिर आप देखोगे और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाता है। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो आप देखोगे एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ क्या था, पहली बात तो यहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ गई थी,
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गए थे, स्टीम इंजन बन चुका था, एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे सारे लोग काम कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एक पीरियड था, आपको याद होगा, अगर आपने क्लास 10th का चैप्टर पढ़ा होगा था एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें एक पीरियड था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का जो टाइम पीरियड था उसको बोला जाता है, जहां पर होता यह था कि ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो गांव में जाते थे, गांव शहरों में, और जितने भी छोटे 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 किसान हैं, क्योंकि वो पार्ट टाइम कारीगरी भी करते थे, एक तरीके से आप देखोगे वो वीवर्स भी हुआ करते थे, तो उनसे काम करवाया करते थे। हर चीज जो है, हर प्रोडक्शन का हर जो काम है, हर एक स्टेज की हम बात करें, वो काम हर जगह जहां पर अलग अलग जगह पर हो रहा है। फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट में यही था कि एक छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं, उनको सुपरवाइज किया जा रहा है, और ऊपर से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं, तो मशीनों से काम किए जा रहे हैं, और इसी को हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो आप देखोगे प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इसी टाइम पर आप देखोगे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और जब पॉपुलेशन बढ़ी तो आप देखोगे डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी तेजी हो रहा है। जब प्रोडक्शन तेजी से होगा तो रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। जब रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ी तो आप देखोगे यहां पर बोला जा रहा है कि रॉ मटेरियल जो है, लाइक ग्रेन्स, मीट, वूल, कॉटन, इन सब की मैं बात करूं तो ये काफी एक्सपेंड हुआ, क्लियर हुआ। लेकिन दिक्कत यहां पे क्या थी पता है, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, अगर मैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करूं, ये कौन से गुड्स हैं, जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, और फिर मैं बात करूं ये रॉ मटेरियल की, तो आप देखोगे अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद रिलेशन इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो रॉ मटेरियल होगा इसकी मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन होगी, क्योंकि आप क्या करते हो, आप बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में वैल्यू को ऐड कर देते हो। तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग कर कौन रहा है, तो ये कर रहे हैं यूरोपियन कंट्री जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुके हैं, है ना, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं। एक तरीके से आप देखोगे यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, और 19वीं सेंचुरी में ही यहां पे शुरू हो चुका था, और आप देखोगे आज के टाइम पर ये फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं, और फेज से आगे भी निकल चुके हैं, और हमारा इंडिया फेज में अभी पूरी तरह से आ भी नहीं पाया है ना। तो इन्होंने अपना पहले से डेवलपमेंट कर लिया है। फिर क्या हुआ, आप देखोगे कि अब यहां पर होता यह था कि इंडस्ट्रियलाइज्ड जो नेशन है वो एक तरीके से क्या करते थे, वो एक तरीके से प्राइमरी गुड्स को इंपोर्ट करवाया करते थे, यानी कि बाहर से, जैसे जो जितनी भी कॉलोनीज है उनसे जो कच्चा माल है वो इंपोर्ट होता था। जैसे हमारे यहां से क्या जाता था, हमारे यहां से रॉ कॉटन जो है वो जाया करता था कहां पर, यूरोप में। अब उस रॉ कॉटन को एक तरीके से आप बोलोगे कि उस रॉ कॉटन को पूरे क्लोथ्स में बदल के, पूरे टेक्सटाइल में, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके हमको ही बेच दिया करते थे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता होता है यार, कच्चा माल बहुत सस्ता होता है, जब आप उसमें वैल्यू ऐड कर देते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इससे लॉस किसको हो रहा था, लॉस हो रहा था जो कॉलोनीज थी उनको, और क्योंकि इनको गुलाम बना रखा था तो इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं, ये बैन भी नहीं लगा सकते थे। भर भर के कच्चा माल इन कॉलोनीज से जाता था इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में, यहां पर इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर इनको ही बेच दिया जाता था। तो पूरी दुनिया में यही सब देखने को मिलता था। यहां पे वही बात की जा रही है, जो प्राइमरी गुड्स है इनका इंपोर्ट किया जा रहा था बाहर से, है ना, और एक तरीके से उसमें वैल्यू ऐड करके उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर एक तरीके से आप देखोगे नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में बेच दिया जाता था। अब ये सब चल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, लेटर हाफ ऑफ द 19वीं सेंचुरी में आप देखोगे कि जो रीजंस प्राइमरी गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, अब एक टाइम पर ऐसा आता है कि डिमांड कम होने लगती है, तो अब ये हुआ क्या, धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। अब हुआ ये कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, अब इन्होंने अपने आप को डेवलपमेंट कर लिया, पूरी फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है इनके यहां पे। अब हुआ ये कि आप देखोगे मिड ऑफ 19वीं सेंचुरी के बाद आप देखोगे ना कि अब जो भी कॉलोनीज हैं वहां पर भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलने लगेंगी, और एक टाइम ऐसा आया कि फिनिश्ड गुड्स की जो सॉरी रॉ मटेरियल की जो डिमांड थी वो कम हो गई। एक टाइम ऐसा आता है ना, पीक पे जो चीज चली जाती है कि डिमांड स्टार्टिंग में बहुत है, फिर एक टाइम ऐसा आता है डिमांड कम हो जाती है। यहां पर वही सिचुएशन आ गई। फिर हुआ ये कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वो फिर आपस में एक दूसरे के कस्टमर बन गए। जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वो आपस में क्या कर रहे हैं, ये सब है ना, इधर से उधर जो है सामान वगैरह जा रहा है उनका। तो एक टाइम पर आप देखोगे कि इनिशियली किस तरीके से कॉलोनीज थी, इनको एक तरीके से लूटा गया। ये भी तो एक तरीके से लूटना है ना, कि हमारे जो रॉ मटेरियल, हम पहले क्या करते थे, हम पहले फिनिश्ड गुड्स जो है बेचते थे कहां पे, यूरोप में। अब क्या है, सिर्फ हमारा रॉ मटेरियल जो है यूरोप में जा रहा है, और वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हमको ही बेच रहे हैं वो। तो इससे लॉस किसको हो रहा है, समझो, फायदा कौन उठा रहा है। अरे जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें वैल्यू ऐड होती है, प्राइमरी गुड्स जो होते हैं, कच्चा माल जो होता है वो सस्ता होता है। इतना सा लॉजिक लगाना है बस आपको, बस यहां पर इतना बोला जा रहा है, क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर एक नया फेज और आ गया। 20वीं सेंचुरी में हम एंटर कर चुके हैं अभी अपनी कहानी में, और आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है, और कंट्रीज ने एक तरीके से, है ना, ट्रेड को बचाने के लिए एक तरीके से एक दूसरे पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, मतलब इतनी क्वांटिटी में ले जा सकते हो, इतनी क्वांटिटी में आपका माल जाएगा। तो आप देखोगे जब वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, उस टाइम पर आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज ने ट्रेड पर टैक्सेस लगा दिए। क्योंकि देखो ऐसे टाइम पर होता क्या है, ऐसे टाइम पर होता यह है कि जब वॉर वगैरह शुरू होता है तो सरकार को पैसा चाहिए होता है। अब पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। तो इस टाइम पर आप देखोगे चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन हाइपर होता है।
हाई 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 रेट पर चलता है इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि सरकार को पैसे की जरूरत होती है। जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो सरकार क्या करेगी? सरकार टैक्स बढ़ा देगी, है ना, रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, बाहर से जो चीजें आ रही हैं वो उन पर और ज्यादा टैक्स लगेगा, है ना, जो भी एनिमी कंट्रीज हैं उनसे ट्रेड बिल्कुल खत्म हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर ये सब देखने को मिला। और उसके बाद आप देखोगे जब वॉर खत्म हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो इससे बहुत ज्यादा एक तरीके से इकोनॉमिक लॉस हुआ था। उसको ट्रैक पर लाने के लिए आप देखोगे इन्होंने क्या किया, आप देखोगे इन्होंने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किया था, आपको याद होगा 1944 में हुआ। उसके बाद आप देखोगे वर्ल्ड बैंक बनी, आईएमएफ बनाया गया। उसके बाद आप देखोगे कि बहुत सारी जो कंट्रीज थी इनके बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, क्लियर हुआ? ये सारी चीज जनरल ट्रेड एग्रीमेंट, गैट जिसको हम बोलते हैं, कि हमें क्या करना है, अब हमें जो है पूरे दुनिया में अच्छे से ट्रेड करना है, पूरे दुनिया में एक तरीके से टैरिफ फ्री ट्रेड करना है। क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले बहुत सारे टैरिफ लगा रखे थे अलग अलग देशों ने। अब यहाँ पे बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनको ऐसा लगा कि भाई देखो, डेवलपिंग के हमें एक ऐसे एग्रीमेंट में आना चाहिए कि जिससे हम जो भी ट्रेड है ना उसको बिल्कुल फ्री कर दें, या फिर एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस फ्री कर दें, कम से कम रेस्ट्रिक्शंस हो। तो इसके लिए आप देखोगे एक एग्रीमेंट होता है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, मोस्टली आप देखो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, ये सब जो कंट्रीज थे आपस में इकट्ठे होते हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन किया। इसको बोला गया जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। और इसी को बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम, इसको बाद में एक तरीके, अभी तो स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हुआ था, इसको बाद में एक ऑर्गेनाइजेशनल एक सेटअप दे दिया जाता है, एक तरीके से उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको 1995 में बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अभी करंट में 164 मेंबर्स है। तो एक तरीके से आप देखोगे ये क्यों बनाया गया था, एग्रीमेंट हुआ क्यों था? क्योंकि हमें जो है ट्रेड को कम करना था, ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए अभी इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड कैसे क्या होता है एक्चुअल में, और यहां पे क्या होता है एक्चुअल में इंटरनेशनल ट्रेड में, एग्जैक्टली होता क्या? देखो, दो कंट्रीज या फिर दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में एक तरीके से डील कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। अब ये बिजनेस कैसे करेंगे? तो जो देश जिस काम में स्पेशलाइज्ड होगा, है ना, क्योंकि देखो हर एक कंट्री का अपने अपने काम में स्पेशलाइजेशन होता है। मैंने बोला जैसे वूल की हम बात करें, यूरोप का बहुत फेमस है, इंडिया की हम बात करें, कॉटन बहुत फेमस थी, है ना, जापान की बात करोगे तो वहां पे टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है, मशीन्स बहुत फेमस है वहां पे। तो यहां पे समझो कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड क्या है भाई, आप देखोगे स्पेशलाइजेशन एंड प्रोडक्शन। पहली बात तो आपको किसी ना किसी नीश में आपका स्पेशलाइजेशन होता है कि भैया ये जो कंट्री है यार, यहाँ पे ना वूल बहुत बहुत ज्यादा, है ना, अच्छी क्वालिटी का मिलता है। भाई इंडिया में ना सूती कपड़े बहुत अच्छे से मिलते हैं, कॉटन जो कॉटन क्लोथ्स है, कॉटन टेक्सटाइल मार्केट है इंडिया का बहुत अच्छा है। तो आपका स्पेशलाइजेशन है। और आप देखोगे स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन एंड बेनिफिट्स द ग्लोबल इकोनॉमी व्हेन कंट्रीज एंगेज इन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। अब होता क्या है, यहां पे दो चीज बोली जाती है कि होता यह है कि यहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहां पर ग्लोबल इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहे होते हैं पूरी, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं ना। क्यों क्यों होता है? क्योंकि यहां पर आप देखोगे कंट्रीज जो होती हैं वो अपनी एक तरीके से इंगेज होती हैं किसमें, डिवीजन ऑफ लेबर में। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल सा मतलब है जो कंट्री में जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा तो उनके जो लेबर है उनको भी उस चीज में स्पेशलाइजेशन होगा। अरे भाई एक बात बताओ, जापान में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है तो वहां के इंजीनियर्स जो होंगे बनाते होंगे। जर्मनी की हम बात करें, जर्मनी ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज्यादा है, तो वहां का डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि वहां पे मैक्सिमम जो, अगर तुम्हें एफिशिएंट लेबर चाहिए, एक कोई बढ़िया बंदा चाहिए जिसको ऑटोमोबाइल्स के बारे में सब कुछ पता हो, तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? सबको पता है तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, तुम्हें जर्मनी जाना पड़ेगा। तुम्हें मास प्रोडक्शन करना है, तुम्हें पता है चाइना से बेटर कोई हो ही नहीं सकता, चाइना जितना मास प्रोडक्शन करता है तो कोई कर ही नहीं सकता, तो वहां पे तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, चाइना जाना पड़ेगा। तो आप देखोगे जो जिसमें जो कंट्री जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, जो जिस, है ना, एक तरीके से गुड्स में डील कर रहा है, तो उसमें उसको एक तरीके से स्पेशलाइजेशन होता है। दूसरा क्या है, फिर वहां पे लेबर भी आपको ऐसे देखने को मिलती है, पूरा डिवीजन हो जाता है लेबर का कि इधर लोग इसमें स्पेशलाइज्ड हैं, इधर लोग इसमें स्पेशलाइज्ड हैं। और आप देखोगे फिर वो क्या करते हैं, वो किसी, है ना, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज पे फोकस करते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप देखोगे इट इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, कॉम्प्लीमेंटरिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो समझो यहां पे क्या हो रहा है, एक तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज है। आप समझो यहां पे एक तरीके से स्पेशलाइजेशन है, और यहां पे लेबर भी बहुत ज्यादा क्या है, एक तरीके से, है ना, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, और उनको पता है कि क्या काम करना है, सालों से वही काम कर रहे हैं वो लोग। तो इससे क्या होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज होगा, यानी कि कॉस्ट कम आएगी। और एक तरीके से आप देखोगे, और एक जो कंपनी है, एक कोई भी, सॉरी कंपनी बोल रहा हूं, किसी भी कंट्री की मैं बात करूं, उसको कंपैरेटिवली अदर कंट्री से ज्यादा एडवांटेज होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा एडवांटेज होता है, तो वो उसमें ट्रेड कर सकती है। फिर आप देखोगे इसमें बोला जा रहा है कि ट्रांसफरेबिलिटी भी होती है। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है ना, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि वो एक दूसरे को गुड्स देंगे, है ना, ऑब्वियसली बात, इसमें स्पेशलाइजेशन होगा तो वो एक तरीके से गुड्स देंगे ऊपर। फिर यहां पे ट्रांसफरेबिलिटी की बात हो रही है। इन तीनों का मतलब सिंपल सा है कि यार जो कंट्री जिसमें, इन तीनों का अगर मैं बात करूं, सिंपल सा मतलब है कि जो कंट्री जिसमें ज्यादा एफिशिएंट होती है वो उसमें क्या करती रहती है, वो उसमें ट्रेड करती रहती है। जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा, जिसमें उनकी लेबर जो है ज्यादा एफिशिएंट होगी, उसमें वो लोग ट्रेड करते रहते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक तरीके से एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, है ना, एक तरीके से ट्रेडिंग पार्टनर बन जाते हैं। और एक तरीके से आप देखोगे
म्यूचुअली बेनिफिट उठाते हैं, मतलब एक दूसरे को, हमें भी बेनिफिट हो रहा है, सामने वाले को भी बेनिफिट हो रहा है। क्लियर हुआ ना? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आप देखोगे आज के टाइम की हम बात करें, मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात करें, तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई ये जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है ना, एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन है। मतलब आपको यहां पे सिंपल सा बोला गया है कि हमारा जो पूरा ग्लोबल सिस्टम जो है चल कैसा रहा है, ट्रेड पे चल रहा है ना। अगर आपको पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करें, फाउंडेशन की हम बात करें, ये किस पर टिका हुआ है, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड पर टिका हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस देश में ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगा आपको, वहां पर आपको इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा दिखाई दे, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होते हैं। आज के टाइम पर चाइना आगे क्यों है? क्योंकि वहां पे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं, वो हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहते हैं भाई। यूएसए क्यों ज्यादा? क्योंकि वो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, गुड्स में, सर्विसेज में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज के बारे में बात बोली जा रही है कि भाई यहाँ पर एक तरीके से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, एक तरीके से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका एक फाउंडेशन माना जाता है ट्रेड को। यानी कि आप देखोगे हमारी जो पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है इकोनॉमिकली, है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है भाई? इंटरनेशनल ट्रेड का है। यहां पे ये बोला जा रहा है। आई होप आपको कितनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और आप देखोगे पहली बात तो ये बोला जा रहा है ना। फिर दूसरी चीज बोली जा रही है, एंड क्लोजली लिंक टू द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द नेशन। और ये भी बहुत डिपेंड करता है, फॉरेन पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके फॉरेन रिलेशन कैसे हैं। अभी जैसे आपने सुना होगा रिसेंट में अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए, 100% टैरिफ लगा दिए हैं। तो आपकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं कि भाई फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं। फॉरेन पॉलिसीज जब ठीक होती हैं, देशों के रिलेशन ठीक होते हैं, तो आप देखोगे ट्रेड भी आपको देखने को मिलता है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो रशिया जो है बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ही कुछ ऐसी रही है रशिया की टुवर्ड्स, जो कि हमारे फेवर में रही है हमेशा। रशिया ने भी जो किया वो हमारे फेवर में ही मैक्सिमम टाइम किया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, फिर यहाँ पे बात की जा रही है किसकी भाई? यहाँ पे फिर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की भी बात की जा रही है कि भाई जिस देश में आपको एकदम एडवांस, है ना, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, तो आप देखोगे कि उसमें भी आपको एक तरीके से, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड की हम बात करें या फिर नेशनल ट्रेड की हम बात कर लें, इंटरनेशनल नेशनल ट्रेड की, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है किसका भाई? इंटरनेशनल सॉरी ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का। अगर क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9th में, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, उसमें भी तो ये बताया गया है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, कम्युनिकेशन जो है, वो एक तरीके से क्या है सर? वो एक तरीके से किसी भी देश की लाइफलाइन होता है। तो ये एफिशिएंट होगा तो आपका ट्रेड, नेशनल ट्रेड, इट इज वेदर इट इज नेशनल ट्रेड और इट इज इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों ही फ्लरिश होंगे। इसके अलावा आप देखोगे फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी कंट्री जो है इन सारी चीजों को मिस नहीं करना चाहती, है ना, इनका सब सारी कंट्री से उनके फायदे उठाने। फिर इसके बाद हम बात करें थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तरीके से कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इन पर इंटरनेशनल ट्रेड जो है डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल से फैक्टर्स आप खुद भी पढ़ सकते हो, या मैंने ऑलरेडी हर चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएंगे। कि पहली बात आता है डिफरेंस इन द नेशनल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, देखो हर देश का अपना अपना अलग नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। हर देश के अपने जो है अलग अलग आपको नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, हर देश के अलग है, हर देश के, है ना। क्लियर हुआ? मानते हो नहीं मानते? अब सिंपल सी बात है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो आपने पढ़ा होगा कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज्यादा है कहीं पे कम है। भाई जापान के पास बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया के पास बहुत है, अफ्रीका के पास बहुत है, अमेरिका के पास बहुत है। और कहीं ना कहीं ये जो मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक इंटरनेशनल ट्रेड में, है ना, आप बोल सकते हो कि, है ना, वन ऑफ द फैक्टर है। फिर बाद में भाई जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात ये है कि भाई आपके देश की हम बात करें, कोई भी इकोनॉमी ट्रेड कर रही है, तो भाई वहां की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, टूरिज्म है या नहीं है, एग्रीकल्चर, सॉइल कैसा है वहां का, टपोग्राफी कैसी है, तो ये भी बहुत मैटर करता है। मिनरल रिसोर्सेज की अगेन मैं बात करूं तो वही है, जिस देश के पास अच्छे खासे रिच मिनरल रिसोर्स होंगे वहां पर हमेशा आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा और ट्रेड भी देखने को मिलेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस की हम बात करें तो यहां पर बोला जा रहा है फ्लोरा फना के बारे में कि आपके देश में क्या क्या फ्लोरा है, क्या फना है, आपके जो कंट्री है वो किस लैटिट्यूड पे आता है भाई, है ना। आप देखोगे आपका अगर देश जो है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो वहां पर आपको, है ना, रबर, ककोआ, टी, है ना, बनाना, ये सब जो है इनका प्लांटेशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल रीजन्स में अलग बेनिफिट होते हैं। थोड़ा सा आप ऊपर हाई लैटिट्यूड पे जाओगे तो वहां पे आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी, तो आप देखोगे कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर गुड्स देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पे मे भी हो सकता है किसी, जैसे मैं रशिया की बात करूं तो रशिया में आप देखोगे, रशिया का करीबन 70 to 80% पार्ट ऐसा है जो बर्फ से ढका हुआ है, वहां कोई नहीं जाता। मे भी हो सकता है कि वहां पर बहुत सारे, है ना, रिसोर्सेज वगैरह हो सकते हैं, बट एक्चुअल में वहां पर आप देखोगे, एक्चुअल में आप अगर वहां देखोगे तो वहां पे खेती वेती की जाती है, लेकिन बहुत कम की जाती है। जो हमारा यूरोप साइड वाला रशिया है वहां पर खेती हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आप पूरा जाओगे ना, है ना, जो पूरे यूरेशियन वाला जो पार्ट है वो पूरा बर्फ से ढका रहता है, -40-30 डिग्री टेम्परेचर वहां पे हमेशा बना रहता है। फिर आता है पॉपुलेशन फैक्टर। पॉपुलेशन फैक्टर की हम बात करें तो ये बहुत ही मैटर करता है भाई। जिस देश की पॉपुलेशन साइज, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको ट्रेड बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई देता है ना। ट्रेड को अफेक्ट करती है सारी चीजें, है ना। वॉल्यूम कितना जाएगा, क्योंकि देखो इंडिया में हर कोई क्यों ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है।
इंडिया ऑल्दो ऐसा बोलते हैं गरीब देश है, लेकिन एक्चुअल में है ना जो अमीर लोग हैं वो भी किसी बड़े से देश की पॉपुलेशन के बराबर है। तो इंडिया से हर कोई ट्रेड करना चाहता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। दिक्कत ये होती है यहाँ पे एक और चीज बोली जा रही है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर क्या होता है नेशनल, जब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर एक तरीके से आपको इंटरनल ट्रेड ज्यादा होते हुए दिखाई देगा एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल ट्रेड। क्यों? क्योंकि आप देखोगे क्योंकि वहां पे जो डेंसली पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को भी मीट करना है। अरे भाई सिंपल सी बात है कि भाई तुम्हारे घर में जो चीजें हैं तुम पहले खुद यूज करोगे, जब बचेगी तभी तो बाहर वाले को दोगे ना। तो सेम थिंग गोज विद दिस ऑल्सो। आप देखोगे कि जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा है पहले वो अपने देश के लोगों का पेट भरेगी, उसके बाद ही इंटरनेशनल ट्रेड करेगी, ठीक है ना। क्लियर हुआ? जैसे फिर कल्चरल फैक्टर्स की हम बात करें, कल्चरल फैक्टर्स की हम बात करें तो आप देखोगे कि हर एक देश की जो कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे मैं बात करूं कारपेट, ईरान की कारपेट बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो आप जैसे ये सारी जो चीजें हैं, जैसे हम बात करें है ना पोर्कलेन करके एक मिट्टी आती है जिससे क्या बनते हैं, इससे बहुत सारे बर्तन बनते हैं है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस है। अब यहाँ पर सिर्फ चाइना में ही आपको देखने को मिलेगी। अब चाइना का वो कल्चर का पार्ट है, वो बहुत पहले से बना रहे हैं। कारपेट की हम बात करें, ईरान की कारपेट वर्ल्ड फेमस है, तो आपको उसमें वर्ल्ड में एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। वो बाहर बाहर आपको ईरान के मतलब ईरान के नाम पर वो पूरे ब्रांडिंग की जाती है उनकी कि ईरान के कारपेट बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होंगे है ना। एक बातिक क्लोथ्स करके इंडोनेशिया में बनते हैं, ये अलग ही स्पेशलाइजेशन है इनका, इंडोनेशिया सिर्फ इंडोनेशिया में ही बनेंगे। होता है ना एक तरीके से ज्योग्राफिकल टैग होता है किसी भी चीज का, तो वो कहीं ना कहीं आपसे आपके कल्चर से रिलेटेड होता है, तो ये भी बहुत मैटर करता है। फिर आप देखोगे स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बोला गया है कि किसी भी देश की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे कोई देश आगे बढ़ता है तो वहां पे बहुत सारे आपको जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनमें बहुत सारे आपको ट्रांजिशंस दिखाई देते हैं। इनिशियली जब कोई कंट्री ग्रो कर रहा होता है वो प्राइमरी सेक्टर्स में डील करता है ना, वो एग्रीकल्चर गुड्स में, माइनिंग में, फिशिंग, ये सारी जो चीजें होती है प्राइमरी गुड्स में ही मोस्टली डील करते हैं। जब किसी कंट्री का डेवलपिंग फेज आता है जैसे इंडिया का चल रहा है, तो उस केस में आप देखोगे वो एक तरीके से शिफ्ट शुरू होता है। जैसे आप इंडिया की बारे में बात करोगे तो इंडिया का इनिशियली जब 50-60s की बात करोगे तो है ना ऑलमोस्ट 60-70% जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में। लेकिन आज के टाइम पर आप देखोगे 70% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो टर्शियरी सेक्टर का है। तो ये ट्रांजिशन आपको कैसे देखने को मिला? तो सिंपल सी बात है, जब कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी तक में एक तरीके से आप देखोगे उसका ट्रांजिशन होता रहता है। और यहां पर इसी चीज के बारे में बात की गई है। और जैसे आप देखोगे जब ये ट्रांजिशन होता है तो फिर जिन गुड्स में वो डील कर रहे थे पहले वो चेंज होते रहते हैं। पहले हम प्राइमरी गुड्स में बहुत ज्यादा डील करते थे, अब धीरे धीरे आप देखोगे हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में भी डील कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो? हाँ, तो आप देखोगे किसी भी देश की अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं, जब उनकी स्टेजेस चेंज होती हैं, स्टेजेस जैसे जैसे चेंज हो रही हैं वैसे वैसे आप देखोगे कि वहां पर जो लोग हैं जिन गुड्स में वो पहले डील कर रहे थे उनके गुड्स भी बदल जाते हैं। आज के टाइम पर आप देखोगे हम सर्विसेज में बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं। हमारे जीडीपी का 70% से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आप देखोगे टर्शियरी सेक्टर में आता है। क्लियर हुआ ना? फिर यहां पे आप बात कर लेते हैं भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो आप देखोगे बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है इनके पास पैसा वैसा नहीं होता, कैपिटल लैक करते हैं भाई, चलो पैसा वैसा चाहिए ना भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आते हैं पैसा वैसा लगाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बाय डेवलपिंग द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, है ना। ये तो सिर्फ एक चीज की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। आप देखोगे कि जब कोई एक डेवलप्ड कंट्री है, अब वहां पे डेवलपमेंट हो चुका है, वहां के जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि भाई किस कंट्री में जाएं, वहां पर हमारी जो चीजें हैं वो बिकेंगी, वहां पे हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी नई चीज की। तो वहां जाके वो लोग पैसा लगाते हैं। और जैसा आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, तो इंडिया में आपको बहुत सारे ना इमेंस है ना अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी इंडिया में। तो ये सारी चीजें आपको जो है देखने को मिलती हैं। फिर आता है लास्ट में ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नॉट इवन इंटरनेशनल ट्रेड बट ऑल्सो फॉर नेशनल ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जहां की अच्छी होंगी वहां आप देखोगे ट्रेड अपने आप ही बढ़ेगा। आप जितनी भी डेवलप कंट्रीज की बात कर लो, वेदर इट इज यूएसए, चाइना, होल यूरोप, वहां पर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, उनकी कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट है। उनकी एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा ही बेस्ट है। पहले टाइम की हम बात करें तो पहले टाइम पर आप देखोगे लोकल में ही मार्केट रेस्ट्रिक्टेड था क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं, स्पीड बहुत कम थी, है ना। आप देखोगे पहले क्या था, कोई भी जैसे स्टीम इंजन जब नहीं आया था, जब इंजन का आविष्कार ही नहीं हुआ था, उससे पहले आप देखोगे कि हम लोग जो पैक एनिमल्स हैं उनका यूज किया करते थे, हम है ना, हम ह्यूमन पोर्टर का यूज किया करते थे। बट आज के टाइम पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है इसके, और इट इज द मेन रीजन कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर पा रहे हैं, है ना, इतना फास्ट कर पा रहे हैं। और आप देखोगे जैसे, और हाँ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे मेन जो रोल है वो किसका है सर, तो यहाँ पर जो मेन रोल है वो है किसका, वो है टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना। तो ये याद रखना, क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शायद आपने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब यहाँ पे होता क्या है कि हर देश जो है एक तरीके से किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है चीजें आप भेज रहे हो, इंपोर्ट का मतलब होता है जो चीजें आपके आ रही हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा अब होता क्या है, अब यहाँ पे होता ही है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो
यानी कि चीजें आप भेज ज्यादा रहे हो, मंगा कम रहे हो, तो ये अच्छी बात है। यानी कि मतलब ये कि आपको जरूरत कम है, आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, आपके पास आपको जरूरत कम है, क्योंकि वो चीज आप खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो। इनिशियली ऐसे आप देखोगे ना, इनिशियली हम व्हीट कहां से मंगाते थे? यूएसए से। फिर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया, तो हम जो है व्हीट में इंडिपेंडेंट बन गए। अब हम आज के टाइम पर बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता क्या है, समझो कि हमें जब जिस चीज की जरूरत होती है वो हम बाहर से मंगाते हैं सर। जैसे क्रूड ऑयल बहुत सारा बाहर से आता है हमारे यहाँ पे, रशिया से ऑयल लेते हैं हम, क्योंकि हमारे देश के पास है नहीं। यानी कि जो चीज हमारे पास होती नहीं है, सफिशियंट नहीं होती, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम एक तरीके से इंपोर्ट करवाते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि जो हमारे पास सफिशिएंट है और ज्यादा है, तो हम बाहर देशों को बेचते भी हैं। मानते हो नहीं मानते? हाँ। अब तुम बताओ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, फायदा कौन सा देता है? एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए, इंपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए? इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारे देश के एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारी जो करेंसी है वो एक तरीके से उसका एक तरीके से है ना, जो वैल्यूएशन है वो इंप्रूव होगा। आज के टाइम पर आप देखोगे कहां डॉलर पहुंच चुका है, एक डॉलर की कीमत जो है कहां पहुंच चुकी है। ये तभी चाहिए होता है, क्योंकि देखो इंटरनेशनल ट्रेड तुम ज्यादा करोगे ना, तो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा करो, तुम्हें ज्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे। डॉलर जब चाहिए होंगे तो आपके पास क्या होंगे, आपके पास जो भी फॉरेन रिजर्व्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने पूरा आप चीजें मंगा रहे हो ना, तो आपको डॉलर्स देने पड़ेंगे। जब आप चीजें मंगाओगे तो क्या होगा, जब आप चीजें मंगाओगे, बाहर से एक्सपोर्ट होंगी चीजें, तो आपको डॉलर्स में पैसे मिलेंगे, तो आपका फॉरेन रिजर्व जो है बढ़ेगा। तो इन फिर क्या होगा, तो डॉलर के कंपैरिजन में आपकी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? हाँ। तो आप देखोगे कि हमारे देश में आपको, हमारा देश आपको हमेशा ट्रेड डेफिसिट में दिखेगा। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आप बोल लो अनफेवरेबल ट्रेड, और दूसरा होता है फेवरेबल ट्रेड। इसको आप ट्रेड डेफिसिट भी बोल सकते हो, या फिर नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हो, या फिर इसको पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हो। तो समझो यहां पे कि जब दो चीजें होती है कि जब हमारे इंपोर्ट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कंट्री को ज्यादा जरूरत है, तो इट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिंपल सा मतलब हमें लॉस हो रहे हैं। इंडिया हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। हम तो बहुत पीछे हैं चाइना से कंपेयर करें तो। चाइना का 1 ट्रिलियन का तो ट्रेड सरप्लस था, इतना तो हमारा टोटल वैल्यू ही नहीं है हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की। तो ये बहुत ज्यादा है। आप देखोगे, इसके अलावा मैं बात करूं कि जो हमारे, जब हमारे एक्सपोर्ट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट, तो इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड सरप्लस। क्लियर हुआ ना? चलिए, ये सारी चीजें। अच्छा, अगर यहां पे बोला गया, लास्ट में बोला गया, a negative balance would means that the country spend more on buying goods and मोर एंड बाइंग गुड्स देन इट कैन अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड्स। तो समझो कि यहाँ पे सिंपल सा मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि भाई कंट्री जो है एक तरीके से ज्यादा फोकस इस पे कर रही है चीजों को खरीदने में, और बेच कम रही है ना? क्लियर हुआ ना? और ये क्या सर, ये अल्टीमेटली आपके जो फाइनेंशियल जो रिजर्व्स होंगे ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पेमेंट किस में करना पड़ेगा, फॉरेन डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। डॉलर्स में जब पेमेंट करना पड़ेगा तो खत्म डॉलर्स। क्लियर हुआ ना? चलिए, फिर ट्रेड की हम बात करें तो ट्रेड दो तरह का होता है, एक तो बायलेटरल ट्रेड होता है, दूसरा होता है हमारा मल्टीलेटरल ट्रेड। बायलेटरल ट्रेड का मतलब ये होता है कि हम जब दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है ट्रेड को लेके, वो कुछ सर्टेन गुड्स को, सर्विसेज को इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे कि भाई तो हमें ये दे दो, हम ये दे देंगे, तुम्हारे इसमें स्पेशलाइजेशन होगा, जिसमें तुम्हारे डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इस चीज में बेटर है तो तुम वो हमें दोगे, हमारे जिसमें बेटर होगा हम तुम्हें दे देंगे। तो उसको हम बोलते हैं बायलेटरल, बिटवीन टू कंट्रीज, है ना? द ट्रेड इज हैविंग, द ट्रेड इज गोइंग ऑन बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है ना? बायलेटरल ट्रेड। फिर आता है हमारा मल्टीलेटरल ट्रेड। मल्टीलेटरल ट्रेड की हम बात करें तो इसमें दो या दो से ज्यादा जो है कंट्रीज जो इन्वॉल्व होते हैं, एक ग्रुप भी हो सकता है यहाँ पे। और याद रखोगे कि जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइज्ड होती है तो वो उसमें आप देखोगे वो डील करती है ना? स्पेशलाइजेशन मेन होता है कि भाई हम किस में स्पेशलाइज्ड हैं। आप देखोगे यहाँ पर कई बार क्या होता है, कई बार कंट्रीज जो होती हैं वो एक तरीके से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो है वो ग्रांट करते हैं। अच्छा, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का की बात क्या का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है, मान के चलो ये है यूएसए, ये यूएसए है, और ये है इंडिया। इंडिया, अब यूएसए के बहुत सारे है ना ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे, बढ़िया है ना, एकदम बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स होंगे, इनसे यूएसए बहुत डील कर रहा है, अच्छे से डील कर रहा है। अब समझो, अगर यूएसए ने बोल दिया कि इंडिया को हमने है ना MNF का टैग दे दिया है, तो उसका मतलब यह है कि जो बेनिफिट यूएसए दूसरे नेशंस को देगा वो सेम बेनिफिट यूएसए जो है इंडिया को भी देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दिया है, जिसमें आप देखोगे कि जो एक्स्ट्रा टैक्स जो होता है वो पे नहीं करना पड़ेगा इंडिया को, है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी स्पेसिफिक गुड्स जो होते हैं जिनमें हर कंट्री को अलाउ नहीं होता कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो इंडिया एक्सपोर्ट कर पाएगी। तो ये होता है मोस्ट फेवर्ड का। तो तुमने बाकी के जो तुम्हारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, जो तुम है ना जिनसे तुम डील कर रहे हो, उनको जो बेनिफिट मिलेंगे वो हमको भी मिलेंगे, क्योंकि तुमने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो है दर्जा दिया है। क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें हो गई। फिर आप देख लेते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा आगे थोड़ा सा हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब देखो, जैसे जैसे आपको पता होगा कि जब 1950s के बाद हम देखेंगे कि जब बहुत सारी कंपनी जो थी, है ना, अपने कॉस्ट को सेव करने के लिए जाने लगी अलग अलग देशों में। पहले क्या था, पहले विद इन अ लोकल, है ना, लोकल मार्केट, लोकल
एरिया आप क्या करते थे, अपना प्रोडक्शन करते थे। फिर हमें पता लगा कि नहीं, हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, हमें लेबर सस्ता चाहिए, तो हमने बाहर जाके जो है यूनिट्स वगैरह लगानी शुरू कर दी। और फिर यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ मल्टीनेशनल कंपनीज का। और यहीं से आप देखोगे एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, एक तरीके से पूरा वैश्विक बाजार जो है शुरू हो चुका है। वैश्विक दुनिया जो है एक तरीके से वैश्विक बाजार जो है बन चुका है। दुनिया एक दूसरे से आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जुड़ चुकी है, इकोनॉमिकली कनेक्टेड है सर। ग्लोबलाइजेशन की हम बात करें तो आप देखोगे ग्लोबलाइज कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड का भी जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्लोबलाइजेशन पर बहुत इंपैक्ट है ना। ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है कहीं ना कहीं आप देखो ग्लोबलाइजेशन ज्यादा क्यों हुआ है, या फ्री ट्रेड की वजह से। तो ग्लोबलाइजेशन विद द फ्री ट्रेड कैन एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन तो अच्छी चीज है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में आप देखोगे जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए, इससे कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ। अब समझो हुआ क्या, मैंने आपको बताया था थोड़ी पहले, जनरल ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था टैरिफ एंड ये इस पे ये जो गैट बना था 1947 में शायद बनाया था इसको। हाँ, तो जब गैट बना था तो ये किसने इनिशिएट किया था, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्होंने एक तरीके से ये जो जनरल एग्रीमेंट जो हुआ था ट्रेड और टैरिफ को लेके, ये कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इन्होंने इनिशिएट किया था, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो बढ़िया जाके डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी ट्रेड कर सके, पैसा कमा सके। अब इससे फायदा किसको हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे ज्यादा फायदा हुआ डेवलप्ड कंट्रीज को। क्यों, क्योंकि भाई इन पे पैसा बहुत ज्यादा है, इनकी कंपनीज जाती हैं किसी भी देश में, वहां पे कंपटीशन ही खत्म कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ा है, क्योंकि समझो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ के जो बेचारे लोकल प्लेयर्स हैं, ये इनके आगे कॉम्पिटिट नहीं कर पाते, डेवलप्ड कंट्रीज के आगे ये लोग कॉम्पिटिट नहीं कर पाते। और जब ये कॉम्पिटिट नहीं कर पाते, इससे क्या होता है, इससे नुकसान किसको होता है, तो जितने भी लोकल प्लेयर होंगे ये खत्म हो जाएंगे, इनकी मोनोपोली हो जाएगी। यही तो करती है कंपनी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था ना, ये जो हुआ था जिसको बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, तो आप देखोगे कि इनके फायदे ना डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा हुए। क्यों, क्योंकि यहां पे ना बराबर एक तरीके से ना होता है कि प्लेइंग ग्राउंड है उसमें, है ना, बराबर के जो रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं था यहां पे रूल्स जो थे वो सबके लिए कहने को बराबर थे, बट एक्चुअल में इसका फायदा कौन उठा पा रहा था, डेवलप्ड कंट्री ज्यादा उठा पा रहे थे। यहां पे वही लिखा हुआ है ना, देखोगे इंपोज, देखो ना, बाय गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड्स बाय इंपोजिंग द कंडीशंस व्हिच आर अनफेवरेबल। ऐसी ऐसी कंडीशंस इंपोज कर देते हैं जिससे आप देखोगे जो कंडीशंस जो होती हैं, जो कंडीशंस ऐसी इंपोज की जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे जो कि अनफेवरेबल होती हैं, इससे आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज को फायदा मिलता है। आप देखोगे विद द, यहां पे पहली बात तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है कि भाई जब जैसे जैसे इंप्रूव हुआ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वैसे वैसे आप देखोगे कि ट्रैवल करना, ट्रेड करना और ज्यादा फास्ट हो गया। बट यहां से पढ़ो, यहां से असली कहानी शुरू होती है। अब देखोगे but the free trade shouldn't not only let rich countries enter the market। बस यहां पे समझो, यहां पे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो फ्री ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको ही मार्केट में एंटर करने दे। बट यहां पर यह भी होना चाहिए कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज है बेचारी, ये तो स्ट्रगल कर रही है ना, तो इनके पास ये अधिकार होना चाहिए, है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मार्केट को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, किससे, फॉरेन प्रोडक्ट से, फॉरेन गुड्स से प्रोटेक्ट करें। क्योंकि समझो फॉरेन गुड्स जो आएंगे वो तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं भाई, रिच कंट्रीज हैं, वो जब आएंगे तो लोकल मार्केट में सब कुछ हिला के चले जाएंगे। वो हिला के इन द सेंस कि वो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो पूरा लोकल मार्केट खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शंस का राइट होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के पास भी, ताकि पूरा मार्केट साफ ना हो जाए, ताकि डेवलप्ड कंट्रीज आके डेवलपिंग कंट्रीज में आके पूरा मार्केट को टेक ओवर ना कर लें। तो ये होना चाहिए, यहां पे ये बोला गया है। और यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है डम्प्ड गुड्स का। अब डम्प्ड गुड्स क्या होते हैं समझो, ये बहुत ज्यादा टैक्टिक्स कौन अपनाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज की कंट्रीज में जो कंपनीज होती हैं अपनाते हैं डंपिंग एक प्रोसेस क्या होती है समझो थोड़ा सा। लेट्स से ये चाइना है, लेट्स से ये चाइना है सर, और ये इंडिया है ना। चाइना को आज के टाइम पर आप डेवलप्ड बोल सकते हो, ठीक है ना, चाइना बहुत आगे निकल चुका है। अब चाइना की कोई कंपनी थी XYZ, अब ये क्या बनाती थी, ये टॉय बनाती थी, टॉय। अब चाइना में जो उसने टॉय बनाया इसकी कीमत थी 100 रुपए। चाइना में जो टॉय बिक रहा है 100 रुपए का बिक रहा है, 100 रुपए का। बट जब इसने इंडिया में एक्सपोर्ट किया ये टॉय, तो इंडिया में ये जानबूझकर 40 रुपए कम 60 रुपए में टॉय बेच रहे हैं। अब ये क्यों बेच रहे हैं, यानी कि जो कीमत थी, जो एक्चुअल में उसकी जो जिस कीमत पे वो बिक रहा है उससे 40 रुपए कम में बेचा जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब सस्ते में बिकेगा तो लोग खरीदेंगे, और जब लोग खरीदेंगे तो लोकल के वहां पे जो भी टॉय मेकर कंपनीज जो है वो सारी जो है बर्बाद हो जाएंगी। फिर क्या होगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा सारे लोकल प्लेयर खत्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये प्राइस बढ़ा देंगे। इसको हम बोलते हैं डंपिंग। अब यहां पे लिखा हुआ है डंपिंग की एक प्रैक्टिस होती है जहां पर आप देखोगे कि यहां पर कोई भी देश जो है कमोडिटी को सेल कर रहा है किसी दूसरे कंट्री में, और वो जो कंट्री में सेल कर रहा है ना, वो एक तरीके से जिस प्राइस पे सेल कर रहा है वो बिल्कुल अलग है, डिफर है। और ये एक तरीके से कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ इसका जो मकसद है वो अलग है, कंपटीशन खत्म करना है।
कि जो तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो किसी दूसरी कंट्री में बहुत ही अलग कॉस्ट पे बिक रहा है, कम पे बिक रहा है, ताकि तुम वहां पर कंपटीशन खत्म कर दो। इस प्रोसेस को हम डंपिंग बोलते हैं, और ये एक तरीके से गलत प्रैक्टिस होती है ना। जैसे आप देखोगे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, यहां पे बोला जा रहा है ना, दे आल्सो नीड टू कॉशियस अबाउट डंप्ड गुड्स, है ना। तो फ्री एग्रीमेंट के नाम पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं अपना सकते भाई कि तुम अलग प्राइस पे बिल्कुल ही, अब क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है यार, तुम थोड़े कम में स्टार्टिंग में लॉस आएगा तुम्हारा, तुम कम कीमत पे बेचोगे तो लॉस किसको होगा, तुम्हें होगा, लेकिन इनिशियली होगा। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उस लॉस के बदले वहां पर कंपटीशन ही खत्म कर दिया, अब कोई तुम्हारे आगे है ही नहीं प्लेयर। और ये कर कौन सकता है भाई, डेवलपिंग कंट्रीज कर सकती है, नहीं कर सकती, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है भाई, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज ही कर सकते हैं, समझो ना। तो एज लॉन्ग विद द फ्री ट्रेड डम्प्ड गुड्स ऑफ चीपर प्राइस कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप देखोगे कि हम जो फ्री ट्रेड की बात करते हैं, जिसमें आप ये जो डंपिंग प्रैक्टिस भी इस्तेमाल करते हो, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, ये बेचारे, इनको हार्म कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो आप देखोगे इसका कैसे 1948 में, सॉरी मैंने 1947 बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी, 1948 में एक तरीके से बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, क्योंकि इस टाइम पर आप देखोगे ना बहुत सारी चीजें, है ना, आप देखोगे खराब हो चुकी थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी बहुत सारी कंट्रीज की खराब थी, पैसा था नहीं। तो यहां पर आप देखोगे ट्रेड को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए आप देखोगे क्या किया लोगों ने, इन्होंने जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड साइन किया, जिसको गैट बोला जाता है। और इसमें हुआ यह कि हम, इसका मेन मकसद यही था कि पूरी दुनिया को ट्रेड फ्री, टैरिफ फ्री बनाना है ना, ट्रेड फ्री सॉरी टैरिफ फ्री बनाना है ना, एक तरीके से जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं उन सबको रिमूव करना है। फिर क्या हुआ, फिर आप देखोगे धीरे धीरे इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप दे दिया। 1995 में आप देखोगे इस गैट को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बोला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप देखोगे इंडिया भी मेंबर है, और करंट में आप 164 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका यही काम था कि हमें क्या करना है, हमें फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है। और इसका एक काम और होता है, जब कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करवाने का काम किसका होता है, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखोगे कि यहां पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या करेगी भाई, एक तरीके से एम्पायर है ना, ये जो भी रूल्स वगैरह है एम्पायर भी है, और तरीके से रूल्स बीसीसीआई और जो भी अलग अलग जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं ना, जो रूल्स बनाते हैं वो भी है। तो ये रूल्स भी बनाएगा भाई, रूल्स को भी सेट करेगा कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये पूछा जा सकता है सीवीटी वगैरह में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। 164 कंट्रीज जो है करंट में मेंबर हैं इसके। अच्छा आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं वो डब्ल्यूटीओ को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, तो बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात यहां पे बोला जाता है कि डब्ल्यूटीओ जो है ना वो एक तरीके से क्या है, बहुत ज्यादा पार्शियल है सर, है ना, फेवरेटिज्म चलता है यहाँ पे। क्या चलता है सर, फेवरेटिज्म। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक, फ्री ट्रेड ने क्या किया, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस फ्री ट्रेड ने कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है, उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। और एक चीज और यहां पे बोली गई, पहली बात तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा डाला है, क्यों, क्योंकि जो रूल्स वगैरह बने हैं ये सबके लिए सेम नहीं है। ये आप देखोगे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके लिए अनफेवरेबल। जैसे मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, कई बहुत बारी होता है कि जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये क्या करती हैं, अपने किसानों को भर भर के सब्सिडी देती हैं। तो जब सब्सिडी देंगी तो ये एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो एक्सपोर्ट करने के बाद भी इंडिया में जब वो आएंगी चीजें इंपोर्ट करेंगे तो इंडिया में बहुत कम दामों पे बिकेंगी। एग्रीकल्चर गुड्स की बात कर रहा हूं मैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारे जो किसान है उनको नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि अमेरिका का किसान इंडिया में क्या बेच रहा है, अपने गेहूं बेच रहा है, ग्रेन्स बेच रहा है, और वो भी सेम रेट पे, उससे कम ही बेचेगा। क्यों, क्योंकि उनकी सरकार ने उनको सब्सिडी दी है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक तरीके से अनफेयर प्रैक्टिस है। फिर आप देखोगे डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो एक तरीके से वो डंपिंग वाली प्रैक्टिस के बारे में बताया था मैंने, वो करती हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस करती हैं। इससे होता ये है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उन पर फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक गैप बढ़ गया रिच और पुअर का। अब क्या है सर, अब आप देखोगे ये बड़ी बड़ी कंपनी जब आती है तो नौकरी किसको मिलेगी, पढ़े लिखे लोगों को। जो गरीब लोग हैं उनका क्या, जो अनस्किल्ड लोग हैं उनका क्या, अलग अलग चीजें आती हैं अलग, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कंज्यूमरिज्म बढ़ जाता है एक तरीके से। आप देखोगे लोग नई नई चीजें खरीदेंगे, है ना। अभी एक चीज, अभी हमने जो चीज देखी भी नहीं है वो चीज बाहर से आएगी, और है ना, अब लोगों को तो लोगों के पास पैसा होगा, लोग खरीदेंगे, तो एक तरीके से रिच और पुअर का गैप भी बढ़ जाएगा। ये सारी जो चीजें हैं। फिर इसके बाद इन्होंने और भी कई सारे जो है ना आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिए कि भैया हेल्थ का क्या, वर्कर्स के राइट्स का क्या, चाइल्ड लेबर भी करवाई जाती है कभी कभी, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी आके एनवायरमेंट को खराब करती है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुआ ना। चलिए अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है गेटवे ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज पोर्ट्स। पोर्ट्स की हम बात करें, इनको गेटवे बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड का। सिंपल सी बात है, आप कहीं भी जाओगे, जहाज कहीं से भी आएगा तो कहां पर आता है, जैसे आप देखोगे बस स्टेशन पर, आप बस पकड़ने के लिए बस स्टेशन जाना पड़ता है ना, रेल पकड़ने के लिए है ना रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। वैसे आप देखोगे जब भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, आपको शिप के थ्रू जाना है, तो आपको पोर्ट पे जाना पड़ेगा। और आप देखोगे पोर्ट पे क्या क्या होता है, आप देखोगे पोर्ट पर, आप देखोगे यहां पर कुछ नहीं किया जाता पोर्ट पे आप देखोगे कि एक तरीके का है ना, ये क्या है सर, एक तरीके का है ना शिप का स्टेशन है, यहां पर शिप आके डॉक करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए तो यहां पे यही बोला गया, एक तरीके से आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए
पोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। जिस देश में इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा होता है उस देश में आपको पोर्ट्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। बड़े बड़े कार्गोस ट्रैवलर जो होते हैं वो एक तरीके से एक दुनिया के किसी भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं भाई। और आप देखोगे ये पोर्ट्स जो होते हैं अलग अलग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं, डॉकिंग की फैसिलिटीज है ना, लोडिंग की, अनलोडिंग की, और आप देखोगे स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कार्गोस को। फिर आप देखोगे अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि जो बहुत सारी अथॉरिटीज जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से है ना, जैसे जो नेविगेबल चैनल जो होते हैं जहां से शिप होता हो जाएगा अरेंज करते हैं, अरेंजिंग द टर्क्स एंड अच्छा बार्जेस क्या होते हैं, बार्जेस का मतलब होता है बेटा जो एक तरीके से वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जो कि समुद्र और रिवर्स और कैनाल्स में चलते हैं। अब ये जो बैजिस भी एक तरीके का शिप है, छोटा शिप है, फ्लैट शिप होता है बिल्कुल, है ना, इसमें सामान को रखा जाता है क्योंकि देखो क्योंकि जो बड़े बड़े वेसल्स हैं वो रिवर्स में कैनाल्स में नहीं जा सकते। तो आप देखोगे फिर से ये जो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं इनको अनलोड करवाकर इन बार्जेस में रखा जाता है। टग्स क्या होते हैं, एक तरीके से आप देखोगे जिस किसी को वो जो खींचने वाला जो चीज होती है ना, जैसा टग्स वगैरह जो होते हैं खींच के, है ना, कोई भी जो गुड्स होते हैं, कार्गोज होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी का ले जाया जाता है खींच के उनको, तो उसको ठग्स बोल देते हैं। क्लियर हुआ ना? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप देखोगे कि इनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लेबर भी देते हैं भाई, है ना, अलग अलग जो सर्विसेज होती हैं वो भी देते हैं, तो बहुत सारी जो काम है ये लोग करते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर इसके अलावा मैं बात करूं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो इसमें क्या आते हैं, इसमें अलग अलग पोर्ट्स आ जाते हैं। पहले आते हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। इंडस्ट्रियल पोर्ट की हम बात करें तो ये आप देखोगे ज्यादातर जो है ना, जो लाइक हमारा जो एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो कच्चा मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल जो होता है, उनमें डील करते हैं, ग्रेन्स, ओर्स, ऑयल्स, केमिकल्स। अगर मैं कॉमर्शियल पोर्ट्स की बात करूं तो ये किस में हैंडल कर रहे हैं सर, ये आप देखोगे ये पैकेज जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स जो होते हैं, या फिर जो फ्रिज गुड्स जो होते हैं उनमें जो है डील करते हैं, है ना, पैसेंजर्स में भी डील करते हैं। फिर मैं कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट्स की बात करूं, ये अलग अलग टाइप्स है हमारे पोर्ट्स के। कंप्रहेंसिव पोर्ट्स आपको दुनिया में सबसे ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। कंप्रहेंसिव पोर्ट्स की हम बात करें तो ये जनरली ये जो बल्क कार्गोज जो होते हैं ना, और ये हर चीज में डील करते हैं ऑलमोस्ट, है ना, एक तरह से इन जनरल हर चीज में डील करते हैं, और ज्यादातर आपको ये पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है इनलैंड पोर्ट्स। इनलैंड पोर्ट्स की हम बात करें तो आप देखोगे ये, हाँ, ये जो पोर्ट्स है ना, ये ऑन द बेस ऑफ लोकेशन है, लोकेशन की बात करें। इनलैंड पोर्ट्स की हम बात करें तो इनलैंड पोर्ट्स क्या होते हैं, ये होते क्या है, ये जो पोर्ट्स होते हैं थोड़ा सा सी कोस्ट, यानी कि जो हमारा मेन जो पोर्ट है सी कोस्ट के पास जो होता है, समुद्र के पास में जो होता है, उस पोर्ट से थोड़ा सा अलग होते हैं। और आप देखोगे ये एक तरीके से कैसे लिंक्ड होते हैं, तो सी और कैनाल के थ्रू लिंक्ड होते हैं सर ये। और आप देखोगे कि इन शिप से ये जो पोर्ट्स होते हैं एक्सेसिबल कैसे होते हैं, तो आप देखोगे थ्रू बॉटम शिप्स, जो इनकी जो छोटी छोटी शिप्स होते हैं, बार्जेस, जिसको हम बार्जेस भी बोलते हैं, बॉटम शिप होते हैं बेसिकली, जो रिवर्स में कैनाल्स में चलते हैं, इसके थ्रू जो है ये वाले पोर्ट्स एक्सेसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं, है ना, जैसे ये मेन पोर्ट है ना, ये मेन पोर्ट है, यहाँ पे ये मेन पोर्ट है। अब ये रिवर जा रही है और ये थोड़ा सा इनलैंड जाकर ये वाला पोर्ट एक छोटा पोर्ट बना हुआ है, तो यहां से बहुत सारे, है ना, बार्जेस वगैरह आएंगे, बहुत सारे शिप्स आएंगे और, है ना, कैरी करके सामान को इधर ले आएंगे। फिर यहां से बड़े वाले शिप में, यहां से आप देखोगे बड़े वाले शिप में इसको लोड करके एक तरीके से भेज दिया जाएगा, ऐसे कुछ होता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? हाँ, आप देखोगे जैसे मैनचेस्टर की बात की जा रही है तो मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद द कैनाल। ठीक है, मैम्फिस की हम बात करें, ये किस रिवर पे है, तो ये मिसिसिपी रिवर पे आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा। राइन रिवर की हम बात करें तो यहाँ पे आपको, है ना, राइन रिवर पे आपको सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे मैनहाइन की हम बात करें, डफलडोर्फ की हम बात करें, कैलकाटा पोर्ट पे आप देखोगे आपको, है ना, कैलकाटा जो है इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली पे पोर्ट बना हुआ है ना, आपको बहुत जो गंगा की ब्रांचेस यहाँ पे पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या है सर, इनलैंड पोर्ट है, यानी कि एक तरीके से आप देखोगे मेन सी कोस्ट पे नहीं होते, थोड़ा सा अंदर जाके होते हैं। आउटपुट की हम बात करें तो आप देखोगे ये कैसे पोर्ट्स होते हैं भाई, तो आप देखोगे ये थोड़ा सा जो मेन पोर्ट है वहां पे नहीं होते, थोड़ा सा बाहर जाके होते हैं, ना डीप वाटर में पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक्चुअल पोर्ट से काफी दूर होते हैं। ठीक है सर, ये किस तरीके के काम करते हैं, एक तरीके से सर्विंग पोर्ट की तरह काम करते हैं, सर्व करते हैं मेन पोर्ट को, है ना, ये क्या करते हैं, ये सर्व करते हैं मेन पोर्ट को ये लोग सर्व करते हैं। कि आप देखोगे दी सर्व्स द पेरेंट पोर्ट बाय रिसीविंग द दोज शिप्स व्हिच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू द लार्ज साइज। आप देखोगे कि मान के चलिएगा इसमें क्या होगा, मान के चलिएगा ये मेन पोर्ट है, ठीक है ना, अब इससे कम से कम 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, है ना, एक छोटा सा आइलैंड है और इस आइलैंड पे जो है पोर्ट बना हुआ है। अब कोई भी शिप आया, मे भी हो सकता है कि फ्यूल खत्म हो, कुछ भी हो गया हो XYZ, तो ये, है ना, एक तरीके से सर्विंग पोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहां पर आके ये पोर्ट टिकेगा, थोड़ा सा, है ना, रुकेगा, यहां पे अपने सामान को अनलोड करेगा और दूसरे शिप में सामान को भेजा जाएगा और फिर इधर भेज दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मे हो सकता है मे भी ये शिप जो है वो इधर ना पहुंच पाया हो, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, सामान नहीं ले जा, फ्यूल खत्म हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, तो
आप कहोगे ना सर ये पोर्ट बनाते कहां पर है, तो ये पोर्ट आपको बहुत सारे बीच बीच में आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और इन आइलैंड्स को क्या बना दिया जाता है, इन आइलैंड्स पर पोर्ट्स, छोटे छोटे पोर्ट्स बना लिए जाते हैं जो एक तरीके से मेन पोर्ट को सर्व करते हैं। यहां पे वही लिखा हुआ है, क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां पे कुछ एग्जांपल है एथेंस पोर्ट्स की हम बात करें, ये एक आउटपोर्ट है ना, क्लियर हुआ। चलिए, एथेंस पोर्ट्स एंड इट्स सॉरी एथेंस जो है एक तरीके से आप देखोगे मेन पोर्ट है, और इसका जो आउटपोर्ट है वो पेरिस है जो ग्रीस में है। फिर हम देखें, मैंने बताया था आपको होनोलुलु, होनोलुलु जो पोर्ट है ये भी एक तरीके से जो हमारे हवाई में है, ये भी एक तरीके से क्या, ये भी एक तरीके से आउटपोर्ट है जो किसको सर्व कर रहा है, जो आप देखोगे वैंकूवर, फ्रांसिस्को की हम बात करें, इन सब की अगर मैं बात करूं तो आप देखो इसके लिए आउटपोर्ट का काम करता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे शिप्स आते हैं, फिर यहां से कहां जाते हैं, यहां से आप देखोगे फिर ये योकोहामा और ये बीजिंग वाला जो पार्ट है, एशिया वाला जो पार्ट है, वहां जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये एक तरीके से सर्विंग पोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है आप देखोगे टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेस ऑफ इसकी हम बात करें, फंक्शंस की बात करें, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। इसमें आता है ऑयल पोर्ट। ऑयल पोर्ट जनरली किस में डील करते हैं, तो आप देखोगे ये जनरली है ना ऑयल में ही डील करते हैं। जैसे आप देखोगे त्रिपोली यहां पे बोला जा रहा है पोर्ट जो है लेबनान में, ये सिर्फ और सिर्फ है ना आप एक तरीके से ऑयल में, क्रूड ऑयल में ही डील करेंगे। रिफाइनरी पोर्ट की हम बात करें तो आप देखोगे आबाद है जो कि हमारे गल्फ ऑफ पर्शिया में है। पोर्ट ऑफ कॉल की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है सर, और हाँ याद रखना मे भी हो सकता है कि एक पोर्ट दो तरह की सर्विस दे रहा हो, एक पोर्ट दो तरह की सर्विस दे रहा हो। आप देखोगे पोर्ट ऑफ कॉल की अगर हम बात करूं तो आप देखोगे ये आपको कहां मिलेगा सर, ये पोर्ट ऑफ कॉल कैसे होते हैं, तो ये इनको एक तरीके से हम कॉलिंग पोर्ट बोलते हैं। कॉलिंग पोर्ट क्यों बोलते हैं सर, एक तरीके से ये भी सर्व कर रहे हैं हमारे मेन पोर्ट को। होता क्या है कि बीच में हो सकता है कि ये जो शिप है ना बीच में एंकर करता है, किसके लिए रुकता है बीच में, क्यों रुकता है सर, रिफ्यूलिंग के लिए। पानी वानी खत्म हो गया, खाना वाना खत्म हो गया, तो वो सारे कलेक्ट करनी। जैसे होता है ना जब आप बस से जाते हो तो बीच में कोई ना कोई एक स्टेशन पे बस रुकती है, तो वहां पर आप क्या करते हो, रिफ्रेश हो जाते हो। तो यहां पर एक रिफ्रेशिंग के लिए इस पर जो है बहुत सारे शिप्स रुकते हैं। जैसे हम बात करें होनोलुलु, एडन, अब देखो होनोलुलु पोर्ट जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आउटपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है। ये जो पोर्ट है ना हमारे पोर्ट ऑफ कॉल जो है एक तरीके से आउटपोर्ट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है हमारा पैकेट स्टेशन। पैकेट स्टेशन की हम बात करें एक तरीके से हमारे फेरी पोर्ट्स होते हैं। अब इनका मेन काम क्या होता है, ये किसी सामान में डील नहीं करते, ये मेल्स वगैरह को कैरी करते हैं और ये पैसेंजर्स में मेन डील करते हैं। इनको हम पैकेट स्टेशन बोल देते हैं। और आप देखोगे कि ये बहुत दूर डिस्टेंस के लिए नहीं बनते, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है इन पोर्ट्स को बनाया जाता है। फिर आते हैं हमारे एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट की हम बात करें तो आप देखोगे ये एक तरीके से कलेक्टिंग पोर्ट होते हैं। मान के चलिएगा कोई एक कंट्री है ना, कोई एक कंट्री है जो एक लैंडलॉक कंट्री है ना, मान के चलिएगा कैसे काम करते होंगे, मैं बता एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है यही हो बट हाँ एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये लैंडलॉक है, यहां पे लैंडलॉक है मतलब कि चारों तरफ लैंड ही लैंड है, मतलब पानी नहीं है। तो क्या होगा, अब यहां पर मानी चलो यहां पे कोई कंट्री है, लाइक कोई भी एक कंट्री है, ठीक है ना। अब ये एक तरीके से आप देखोगे यहां पर है इनका पूरा कोस्टल शिप्स, कोस्टल एरिया है पूरा यहाँ पे, है ना, एक तरीके से कोस्टल बाउंड्री जो है इनकी है काफी अच्छी खासी। तो आप देखोगे बहुत सारे देशों से क्या होता है, सामान आता है, तो यहां पर जा नहीं सकता। ये तो क्या है सर, ये तो एक तरीके से लैंडलॉक है। तो आप देखोगे कि ये शिप जो होगा वो यहां पर जाएगा, यहां पर जाने के बाद इसको अलग अलग जो हमारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां तक शिप तो जा नहीं सकता ना, तो यहां पर पहले आएगा वो, इस पोर्ट पर रुकेगा शिप, इस पोर्ट पर आके अलग अलग कंट्रीज में जाके ये एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है। जैसे सिंगापुर पोर्ट की हम बात करें तो यहां पर क्या एक तरीके से कलेक्टिंग सेंटर है, बहुत सारे देशों से यहां पे सामान आता है और फिर वहां से जो आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज में चला जाता है। मे भी हो सकता है कि वो लैंडलॉक कंट्रीज हुआ करते होंगे, मे भी उनकी कोई है ना बाउंड्री जो होगी वो समुद्र से नहीं रखती होगी, तो ये एक तरीके से ये भी एक तरीके से कलेक्टिंग पोर्ट की तरह काम करते हैं। जैसे सिंगापुर की बात हो रही है, सिंगापुर जो पोर्ट है वो पूरे एशिया के लिए एक एंटर पोर्ट की तरह काम करता है। वहां से आप देखोगे बहुत सारी एशियन कंट्रीज जो है वहां पे गुड्स जाते हैं। क्लियर। फिर आता है लास्ट में हमारा नावल पोर्ट। नावल पोर्ट की हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर जो पोर्ट है ये एक तरीके से हमारी जो वॉरशिप होती है ना, हमारी जो नेवी होती है उसको सर्व करता है। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स आते हैं सर्विसिंग के लिए, रिपेयरिंग होने के लिए। जैसे कोची, कन्वर्ट की हम बात करें इंडिया में, है ना, बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं वो आपको एक तरीके से नावल पोर्ट्स की तरह दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक तरीके से मेनली ये जो आर्मी डिफेंस की बात करूँ, है ना, डिफेंस शिप की हम बात करें, वॉरशिप की हम बात करें, वो यहाँ पर एक तरीके से इनको, है ना, इनका एक स्टेशन होता है, इनका एक जो है आप बोल सकते हो कि इनका पार्किंग स्टेशन ये पोर्ट्स होते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है याद हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, आई होप समझ में भी आ गई होंगी। तो बताना कैसा लगा ये लेक्चर। आई होप आपको सारी जो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।